एंड वेलकम एवरीवन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने गुप्ता एंड गुप्ता सीरीज क्वेश्चन करने सॉल्व करे थे, जिसमें हमने अभी तक के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमें, क्वेश्चन नंबर 41। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आया अपने पास, रेट ऑफ द चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मतलब dm बाई dx इज़ इक्वल टू शेयर फोर्स होता है, क्योंकि ये मोमेंट का क्या दे रहा है, रेट ऑफ द चेंज, वेरिएशन दे रहा है, तो वो क्या होता है अपने पास, शेयर फोर्स के इक्वल होता है। तो अपना आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पान इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है शेयर फोर्स डायग्राम। देखो, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है कि अलोंग द स्पान ऑफ द बीम जो डायग्राम शेयर फोर्स का वेरिएशन दिखाए, ठीक है, मतलब शेयर फोर्स का वेरिएशन दिखाए, वो क्या बोलता है अपने पास, शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसको बोलते हैं कि द डायग्राम विच शोज द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, ठीक है, तो थर्स्ट डायग्राम किसको बोलेंगे अपने पास, द डायग्राम विच शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। और अपने पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसको बोलते हैं कि द डायग्राम विच शोज द वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपने पास शेयर फोर्स हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, ड्यू टू द पॉइंट लोड की वजह से कोई भी एट एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, उसका जो वेरिएशन दिखाता है उसको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो अपना इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर सी हुआ। Moving on to the next question, the difference in the ordinate of the shear curve between any two sections is equal to A. the load curve between the two sections, B. the shear curve between these two sections, C. the bending curve moment curve between these two sections, and D. the load curve between these two sections plus concentrated loads applied between these sections। तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो द डिफरेंस इन द ऑर्डिनेट, जैसे कि ये एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम विद द पॉइंट लोड मान लिया, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस, या एक कोऑर्डिनेट ये ले लिया और एक कोऑर्डिनेट ये ले लिया, तो इन दोनों ऑर्डिनेट का अगर डिफरेंस लूँगी तो वो क्या देगा मुझे, द एरिया अंडर, ठीक है, फिर उसके बाद ये द लोड कर्व बिटवीन द टू सेक्शन, ये लोड कर्व दे देता है मुझे बिटवीन टू सेक्शन प्लस द कंसनट्रेटेड लोड, ये जो कंसनट्रेटेड लोड। तो अपना आंसर क्या हुआ, इसमें आंसर डी हो गया। Moving on to the next question, the variation of the bending moment in the portion of a beam carrying linearly varying load is A. linear, B. parabolic, C. cubic and D. constant। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि हमें जनरली पता है, ऐसे केसेस में अपने पास एक इक्वेशन होती है। क्या होता है इक्वेशन, क्या हमारा जनरल कंसेप्ट होता है कि लोड डायग्राम से अगर अपन शेयर फोर्स डायग्राम की तरफ चलेंगे और फिर शेयर फोर्स डायग्राम से जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की चलेंगे, तो अपना जो कर्व होता है वो 1 डिग्री क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है। फिर भी मैं आपके लिए एक टेबल बता देती हूँ कि अगर आप ये टेबल से आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि 1 डिग्री एक्सटेंड का क्या मतलब हुआ। मान लो कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, अपने पास रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का स्लोप क्या हो गया, अपने पास 0 डिग्री का स्लोप हो गया। उसमें अगर +1 कर देंगे तो अपने पास 1 डिग्री का स्लोप हो गया। 1 डिग्री का स्लोप मतलब ट्राइंगल बन गया। तो ये तो अपने पास शेयर फोर्स हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम, और ये अपने पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सेकेंड पॉइंट पे अगर हमारे पास UDL लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तब उसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, उसके पास उसका ट्राइंगल होगा और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा। थर्ड केस में अगर अपने पास UVL लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, तब अपने पास उसका SFD बनेगा पैराबोलिक और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा क्यूबिक पैराबोलिक। फोर्थ केस में अगर हमारे पास कपल लोड लग रहा है,
सॉरी कपल लग रहा है, तो अपने पास एस एफ डी क्या हो गया, अपने पास नो शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, नो शेयर फोर्स होगा, और अपने पास रेक्टेंगल कर्व बनेगा बी एम डी, ठीक है। ये थोड़े से की पॉइंट हैं। क्या की पॉइंट है कि इफ़ अ पॉइंट कपल ऑन अ स्पैन ऑन द स्पैन दैट देन सडन चेंज इन द बेंडिंग मोमेंट है। मान लो कोई भी एक बीम है, उस पर अपने पास कोई भी कपल लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, वो बात का कंसर्न है, लेकिन जो भी वेरिएशन होगा ना वो सडन होगा। मतलब कुछ ऐसा वेरिएशन हो गया, ये सडन आ गया, यहाँ पे कुछ बेंडिंग मोमेंट में कपल आ गया सडनली, इसकी वजह से हो गया, तो वो मतलब बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन देगा, एसएफडी में कुछ वेरिएशन नहीं देगा। वैसे ही अगर अपने पास इफ़ द पॉइंट लोड ऑन अ स्पैन देन द सडन लोड इन द एसएफडी होगा। मान लो अगर ये पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, तो अपने पास शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे सडन लोड चेंज, सडन लोड इंक्रीमेंट यहाँ पे ऐसे होगा, लेकिन वो किस में होगा, एसएफडी में होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन ऑफ अ बीम कैरिंग अ लीनियरली वेरिंग लोड। मतलब लोड कैसा है अपने पास, वापस टेबल पे चलते हैं, पर लीनियरली वेरिंग लोड, कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड लग रहा है, तो अपने पास पैराबोलिक और क्यूबिक पैराबोलिक होता है। द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो अपने आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द मूविंग लोड ऑन अ फिक्स्ड एंडेड बीम अकर एट, ठीक है, अगर अपने पास फिक्स एंडेड बीम है, ठीक है, तो अपने पास मैक्सिमम बॉम्बिंग मोमेंट अकर एट सपोर्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ द लेंथ एल कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड W at its midspan C. If the free end P is supported on a rigid prop, then there is a point of the counterflexure, ठीक है, A between A and C, between C and D, on between A and C and other between C and D and nowhere in the beam। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो डायग्राम बोल रहा था वो मैंने डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम बोल रहा था कि पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, मतलब एक प्रॉप लग रही है, ये बी मान की प्रॉप मान ली, ये सी अपन ने मान लिया कि वो पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। तो मैंने माना सबसे पहले द डिफ्लेक्शन एट द बी ड्यू टू द लोड W, मतलब इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन इस लोड की वजह से। तो दोस्तों इसमें हमने ये वाला डायग्राम बना दिया, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था, एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, जिस पे अपने पास पॉइंट लोड सी पे लग रहा है W, और एक प्रॉप लग रहा है जिसमें एट द पॉइंट बी। अब मैंने इसमें प्रॉप रिएक्शन मान ली कितनी, RB। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगी, द डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू द लोड W, मतलब कि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन इस लोड की वजह से कितना आएगा, ये निकाल रहे हैं। तो पहले तो अपन को एक जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। क्या जनरल फार्मूला है, ये एक कैंटिलीवर बीम है विद अ पॉइंट लोड, तो इसमें जो एंड पे डिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है अपने पास, W L का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 EI, ठीक है। और इसमें अगर मैं स्लोप की बात करूं तो वो होता है W L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 EI। ये तो था कहाँ पे, इसके एंड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, लेकिन अपने केस में क्या है, लोड यहाँ पे लग रहा है, डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकालना है। तब इसमें क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो ये एक वो कैंटिलीवर बीम दोबारा बना दी, ये बना दी, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो इसका जो डिफ्लेक्टेड कर्व बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ये, ठीक है, जिसमें यहाँ ये वाली जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होगी अपने पास, W L का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 EI, ये तो ये वाली हो गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये वाली चीज़ तो ये अपने पास ये मिल गई, ठीक है। जो अपने पास रिमेनिंग यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, ये L/2, ठीक है। अब अपने पास ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन, ये रिमेनिंग डिफ्लेक्शन होगा ना, ये कैसे आएगा, इसका जो थीटा होगा, यहाँ पे जो थीटा वैल्यू होगी इनटू ये L/2 कर देंगे तो अपने को ये डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ये थीटा कितना होता है, W L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 EI, यहाँ पे L क्या हुआ, L/2, ठीक है। ये करना है अपन को, तो मैंने वैसे ही इक्वेशन लिख दी। क्या लिख दिया मैंने, W डिवाइडेड बाय 3 EI मल्टीप्लाइड बाय L/2 का क्यूब, बिल्कुल सही,
प्लस W 2EI मल्टीप्लाइड बाय L/2 का होल स्क्वायर इंटू L/2। ये पता पड़ गया, ठीक है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, अपने पास आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 384 WL का क्यूब डिवाइडेड बाय EI। ये तो अपने पास क्या हुआ, डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट B ड्यू टू द लोड एट C, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस प्रॉप की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये डिफ्लेक्शन कितना आएगा। तो ये तो क्या वही केस हो गया अपने पास, एक कैंटिलीवर बीम विद द पॉइंट लोड एट द एंड। तो इसका आंसर तो अपने पास ऑलरेडी पता है कितना, WL का क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI। तो W की जगह मैंने क्या मान लिया, RB, तो RB L का क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI। सिंस नेट डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट B इज 0, क्यों, क्योंकि अगर इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा तो ये, और अगर इस प्रॉप की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आएगा ऊपर, और ऐसा डिफ्लेक्शन ये क्या है अपने पास 0 है। तो अपने पास अब यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो नेट डिफ्लेक्शन 0 है, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, जिससे मुझे RB की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई, 5/16 WL। अब सिंस अपने पास टोटल लोड कितना था, W बैठा है, ये W लोड बता है, तो अगर मैं इसमें से RB माइनस कर दूँ तो क्या मुझे RA की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही चीज़ मैंने कर दी, क्या कर दिया मैंने, RA इज़ इक्वल टू W माइनस 5/16 W इज़ इक्वल्स टू 11/16 W आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट एट A, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये वाली वैल्यू अपने पास 5/16 आई है W, और ये अपने पास आई है 11/16 W, और ये अपने पास W है ये। तो अगर अपने पास ये पॉइंट A है, ये वाला, तो अगर मुझे इसका मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट पॉइंट A, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने पास 5/16 इंटू L, ठीक है, इंटू L, ठीक है, और ये अपने पास W इंटू L/2। तो ये मुझे मोमेंट मिल जाएगा, ये मुझे MA की वैल्यू मिल गई। तो इसका मैं मोमेंट डायग्राम बना दूंगी, तो मुझे मोमेंट डायग्राम क्या मिल गया, कुछ ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये BMD है, BMD बन गया, तो कुछ ऐसा मोमेंट पाई डायग्राम बन गया। तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि अपना जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा ना, वो इट विल लाई बिटवीन समवेयर बिटवीन A एंड D, ठीक है। तो इससे हमें क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, क्या मिल गया हमें, क्वेश्चन का आंसर कि द पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्शन विल बी बिटवीन A एंड D। ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हुआ। कभी कभार वो क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो वो कितने डिस्टेंस पर हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस वो जो बेंडिंग इक्वेशन है ना, जैसे ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिराइव कर दी। क्या डिवाइड कर दी, 5/16, 11/16, 3WL/16, ये सब मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। अब कोई भी एक सेक्शन मान लिया मैंने x पे, ठीक है। अब मैं इस पर मोमेंट निकालूंगी तो कितना आएगा, 11/16 W इंटू एक्स, बिल्कुल सही है, और ये मोमेंट निकाल दिया। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पे आकर हो रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि वो 3/11 L पे आकर हो रहा है। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये अपने पास एग्जैक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल गया, और ये अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल गया। A prismatic beam fixed at both the ends carrying a uniformly distributed load. The ratio of the bending moment at the support to the bending moment at the midspan is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले तो मैंने फिक्स्ड बीम विद UDL बना लिया, बिल्कुल बना लिया, ये बना लिया। तो मैं अगर इसमें एरिया मोमेंट थ्योरम लगाती हूँ तो मैंने इस पूरी बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो मैंने मान लिया कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ UDL है, और एक मैंने मान लिया कि वो फिक्स्ड एंड सपोर्ट है विदाउट एनी लोडिंग। तो मैंने इसका क्या बना दिया, अब मैं इस इन डायग्राम्स का मेरे लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आसान हो गया, बिल्कुल हो गया। क्यों, क्योंकि अपन सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है अपने पास, पैराबोलिक विद WL²/8, ये अपने पास हाईएस्ट पॉइंट आ गया। अब सिंस अपने पास लोडिंग कैसी है, सिमेट्रिक लोडिंग है, दैट मीन्स MA और MB की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, रेक्टेंगल आएगा। अब अपने पास एरिया मोमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया होगा वो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने दोनों को बेंडिंग एरिया को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो क्या हुआ अपने पास, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 2/3 WL का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू L इज़ इक्वल टू MA इंटू L, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिल गया, MA मिल गया WL²/12। सिंस MA और MB दोनों बराबर हैं तो इसकी MB की वैल्यू भी ये आ गई। अब क्या करना है अपन को ये करना है कि देखो सबसे पहले तो मैंने MA
ये मैंने एम ए का मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम ए वाला लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने इसी के ऊपर ये वाली चीज़ को ओवरलैप कर दिया, कौन सी, पैराबोलिक पोर्शन को। सिंस एम ए की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, WL²/12, और अपने पास इसका हाईएस्ट पॉइंट भी पता है कितना, WL²/8। तो क्या मैं इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगी तो मुझे ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो दैट मीन्स WL²/8 माइनस WL²/12, तो मुझे क्या मिल जाएगा, WL²/24। ये मुझे 24 मिल गया। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, वो पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन कितना हुआ, WL²/12 और WL²/24, तो अपना इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर डी हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the relationship between the radius of the curvature r, bending moment m and the flexure rigidity ei is given by। अपन को प्योर बेंडिंग का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है, M/I इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन y इज इक्वल टू E अपॉन r, जहाँ पे M क्या है, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेस, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये अपने पास क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंस अपन को m के टर्म्स में निकालना है, तो अगर मैं i को इधर ले जाऊं तो अपने पास क्या आएगा, इधर ले जाऊं तो अपने पास EI/r, तो अपना आंसर b हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर b हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A beam of the overall length L with the equal overhang on both sides carrying a uniformly distributed load over the entire length to have the numerically equal bending moment at the center of the beam and at the supports, the distance between the supports should be। देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, और सिंस इनकी कैलकुलेशंस ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो क्या होता है, इनके लिए केसेस बना दिए मैंने, जो कि अगर क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट पे तो उन केसेस में से ही अटक जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें करा क्या मैंने। इसमें जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ओवरहैंग बीम है विथ सपोर्ट्स आ गया। ठीक है, अब अपने पास ये याद रखना ए क्या है, एल क्या है और कैपिटल एल क्या है। ए तो मैंने बता दिया ओवरहैंग का डिस्टेंस, ठीक है। एल क्या बना दिया मैंने, इन दोनों सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल एल, ठीक है। एंड द कैपिटल एल इज़ द ओवरऑल लेंथ, ये पता पड़ गई आपको। तो फिर अपने पास केस 1 होता है कि ए इज़ इक्वल टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय 4 और एल इज़ इक्वल टू 2a। तब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, अगर अपन केस 2 के बारे में बात करें तो अपने पास अगर L ग्रेटर देन 2a हो गया तो और A लेस देन L/4 हो गया, तो अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनेगा, जिसका हाईएस्ट पीक क्या होगा अपने पास, W/8 इंटू L² माइनस 4a², और ये अपने पास WA²/2 हो जाएगा। देखो, ये जो मैं केसेस बता रही हूँ, ये कहाँ पे कैसे कब काम आएंगे, वो आने वाले क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड केस में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड केस में आएंगे। अगर अपने पास L लेस देन 2a हो गया और A ग्रेटर देन L/4 हो गया, तो अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट इज़ इक्वल्स टू मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट, तो ये वाला मैक्सिमम सैगिंग और ये हॉगिंग, इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, तो अपना L और A के बीच में कुछ रिलेशन आ गया। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पास मोस्ट इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द सपोर्ट्स कितनी होनी चाहिए। तो अपने पास वो कितनी होनी चाहिए, जो A की वैल्यू थी वो कितनी होनी चाहिए, 0.207 L, वो दोनों साइड हो गया, और अपने पास डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट 0.586 L हो गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट शुड बी, कितना होता है, 0.586 L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A prismatic beam of the length L and fixed at both the ends carrying a uniformly distributed load, the distance of the point of counterflexure from the either ends is। ठीक है, तो अपने पास इसमें क्या हुआ, इसमें अपने पास ये हो गया,
ये अपने पास हो गई फिक्स बीम विद यूडीएल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी, डिराइव कर दी थी। क्या डिराइव कर दिया था, WL²/12, WL/2, ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी थी। तो अगर मैंने इसमें से कोई भी एक सेक्शन मान लिया एट अ डिस्टेंस x, तो अगर मैं मोमेंट निकालूँ x पॉइंट पे तो कितना होगा अपने पास, तो वो अपने पास हो जाएगा WL/2 इंटू एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अपने पास मोमेंट लग रहा है कितना, WL²/12, और ये UDL की वजह से क्या होगा, W इंटू x/2, ये पता पड़ गया। तो अपने पास अगर मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन कब आकर होता है, जब बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने इस इक्वेशन को इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब सिंस अपने पास जो W की वैल्यू है वो न्यूट्रलाइज हो गई, 2 कॉमन लेके उसको भी कैंसिल कर दिया, तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपने पास, -b + (√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, 2a। तो अपने पास इसमें b की वैल्यू क्या हो गई, अपने पास -l, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो अपने पास यहाँ पे l आ गया, प्लस माइनस अंडर यहाँ पे अपने पास हो गया l², ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास ये अपने पास हो गया x इज़ इक्वल टू -b + (√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जहाँ पे अपने पास b की वैल्यू क्या हो गई, अपने पास ये हो गई अपने पास -l, माइनस और माइनस प्लस हो गया। दूसरा अपने पास प्लस और माइनस (√b², b² क्या होता है अपने पास, ठीक है, b² इज़ इक्वल्स टू अपने पास l² हो गया। फिर उसके बाद -4 की वैल्यू ऐसे की ऐसे लिख दी। फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इंटू c क्या हो गया अपने पास, l²/6 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू अपने पास 1 है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, और फिर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, l/2 + l2 √l/3, ये अपने पास l√3। तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ये अपने पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो उसमें बोला है अपने पास, देखो एक पहले तो मानते हैं अपने पास x इज़ इक्वल्स टू l/2 + l डिवाइडेड बाई 2√3। तो अपने पास यहाँ से मैंने x माना था, तो x की वैल्यू क्या हो गई, l/2 प्लस, तो कुछ ये वाले इस पॉइंट पे आ गई। दूसरे पे मैंने क्या मानी थी अपने पास, अगर अपन माइनस में लेंगे तो उसमें l/2 - 2l/3, तो अपने पास ये वाला। तो ये अपने पास 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आकर हो गए, कौन कौन से, एक तो ये वाले और एक ये वाले। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन फ्रॉम द आइदर एंड्स, दैट मीन्स कि वो सपोर्ट से डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अपने पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया अपन ने, ये जो डिस्टेंस आया ये अपने पास सेंटर से डिस्टेंस आया, तो अपने पास अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो वो समथिंग 0.286 आएगा, ठीक है। और अगर इस चीज़ को पूरी बात करें तो 0.5 आएगी। जब इन दोनों में से इसको माइनस किया जाएगा तो दैट विल बी 2.11 L, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A simply supported beam of the length L carries a load varying uniformly from 0 at the left end to the maximum at the right end. The maximum bending moment occur at a distance of, ठीक है। तो वो बोल रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब मैंने इसका बता दिया कि ये रिएक्शन क्या हो गई, RA, ये अपने पास RB, वेरिंग लोड विद 0 एट द लेफ्ट एंड, तो 0 इंटेंसिटी एट लेफ्ट एंड एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द राइट एंड, तो वो मैंने W मान ली। ये अपने पास हो गया, बिल्कुल हो गया। सिंस अपने पास अब टोटल लोडिंग की बात करेंगे तो टोटल लोडिंग RA और RB एंड और वो डाउनवर्ड रिएक्शंस कितनी हो गई अपने पास, वो एरिया ऑफ द लोडिंग। अब एरिया ऑफ द लोडिंग क्या हो गई अपने पास, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस अपने पास L इंटू हाइट अपने पास W, तो ये अपने पास टोटल लोडिंग आ गई। टेकिंग मोमेंट अबाउट, यहाँ पे B नहीं लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट A। तो अपने पास क्या लिख दिया मैंने इसमें, RB इंटू L, ठीक है, माइनस
अब अपवर्ड लोडिंग के लिए क्या होगा अपने पास, टोटल एरिया इंटू डिस्टेंस, तो टोटल एरिया ऑफ द लोडिंग ये मैंने बता दिया हाफ बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस। अब ये वाली की सी जी कहाँ आकर होगी, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है अपने पास L/3 और ये डिस्टेंस क्या है 2L/3। सिंस मोमेंट अपन यहाँ ले रहे हैं तो अपने पास डिस्टेंस कौन सा मल्टीप्लाई होगा 2L/3। तो अपने पास उस हिसाब से आर बी की वैल्यू कितनी आ गई WL/3। ठीक है, तो अपने पास अब टोटल लोडिंग में से अगर मैं आर बी की वैल्यू माइनस कर दूँ तो अपने पास आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो इससे हमें क्या मिल गया, आर ए और आर बी की वैल्यू मिल गई। अगर मैं शेयर फोर्स निकालती हूँ एट अ डिस्टेंस x, कोई भी एक सेक्शन मान लिया x डिस्टेंस पे, तो उस पर शेयर फोर्स निकालूंगी तो क्या आएगा अपने पास आर ए माइनस लोडिंग। ठीक है, तो ये आर ए कितना हो गया WL/6। अब लोडिंग की बात करते हैं, तो लोडिंग का क्या करना है, लोडिंग में क्या करेंगे, वही एरिया ऑफ दिस लोडिंग चाहिए। अब एरिया ऑफ के लिए क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे लेकिन हाइट नहीं पता है, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, एक सिमिलर ट्राइंगल बनाया, ये बनाया सिमिलर ट्राइंगल जिसकी मैक्सिमम ऑर्डिनेट W, इसका ऑर्डिनेट L, इसकी हाइट मैंने h मान ली। एट व्हाट डिस्टेंस, इट्स अ डिस्टेंस x। तो अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल लगाऊं तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा अपने पास W/L इज़ इक्वल्स टू h/x। हाँ जी, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इससे मुझे क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हुई W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो इससे क्या मिल गया, हाफ बेस इंटू हाइट का हाइट मिल गया। तो वही चीज़ मैंने करी है, हाफ ये हाइट इंटू बेस, बेस के द x। तो अपने पास क्या चाहिए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर एट कहाँ पे अगर होगा, जहाँ पे शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इक्वेट कर दें किसके, 0 के बराबर। तो उससे अपन को क्या सॉल्व करके आएगा, अपने पास आएगा x इज इक्वल टू L/√3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया अपने पास 1 डिवाइडेड बाई L/√3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड समझ में आया कैसे आया, क्योंकि अपने डिस्टेंस कहाँ से माना था, x माना था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये अपने क्लियर हो गया। Moving on to the next question. If a cantilever beam carrying a uniformly distributed load over its entire length, then the shape of the then the shape of the shear force diagram and the bending moment diagram respectively are. ठीक है, तो इसमें एक तो मैंने टेबल बता रखी थी पहले, या तो आप उससे सॉल्व कर लो या आपको एक जनरल आइडिया भी पता होता है। कौन सा, अ कैंटिलीवर बीम विद अ UDL। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, अपने पास ट्रायंगल शेप का बनेगा जिसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना होगा WL। ठीक है, और अपने पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, इट्स क्वाड्रेटिक पैराबोलिक, जिसका अपने पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट बनेगा WL²/12। तो अपना आंसर क्या हुआ इस केस में, अपना आंसर हो गया शेयर फोर्स डायग्राम विल बी ट्रायंगल and bending moment diagram will be quadratic parabola. तो आपका आंसर B हो गया। Moving on to the next question. The portion of a beam between the two sections is said to be in a pure bending when there is. तो प्योर बेंडिंग का केस तब लगता है जब अपने पास क्या हो, एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हो एंड ज़ीरो शेयर फोर्स हो। तो अपना आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द डेप्थ ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बीम can be cut out of a cylindrical log of the wood is। देखो, तो इसमें क्या करना है, एक मैंने सर्कुलर मान लिया, सर्कुलर लॉग ऑफ द वुड मान लिया जिसका डायमीटर D है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करना है दैट कैन बी स्ट्रॉन्गेस्ट बने। तो अपने पास इसकी मैंने मान ली, दिस इज़ विड्थ मैंने मान ली x एंड देन हाइट मैंने मान ली y। तो इस क्वेश्चन में मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये डालने के बाद अपना कुछ ऐसा शेप बन गया। अब सिंस z क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, z इज इक्वल्स टू सेक्शन मॉड्यूलस होता है जिसकी वैल्यू I डिवाइडेड बाय y होती है। तो अगर अपने पास रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर में क्या बनेगा, x y का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हुआ अपने पास y डिवाइडेड बाय 2। तो अपने पास इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो अपने पास z की वैल्यू कितनी आएगी, XY² डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास एक तो पहली चीज़ तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन बन गई 1। अब अपने पास अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर से अपन को अगर निकालें, राइट एंगल ट्राइंगल है तो D² इज इक्वल्स टू x² प्लस y² लिख सकते हैं। अब इसमें अगर y² की जो भी वैल्यू आएगी, अगर y² को निकालें तो अपने पास क्या होगा, D² माइनस x²
ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूँ, ठीक है, तो क्या मुझे ऐसा कुछ दिख जाएगा। ये अपने पास z की वैल्यू क्या मुझे ऐसी लिखेगी, x इंटू डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6। तो ये अपने पास आ गया। तो अपने पास प्योर बेंडिंग का फॉर्मूला ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये यहाँ पे ले जाऊँ तो आई अपॉन वाई क्या हो जाएगा z, तो z क्या है अपने पास सेक्शन मॉड्यूलस। तो अपने पास ये फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया जिसमें z की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली। अगर इस z की इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जिसमें मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, d डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसमें अपने पास वृत्त मिल गया, वृत्त मिल गया। और अपने पास डेप्थ के अगर वापस इसमें जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में वापस रख देंगे। अगर ये वाली चीज़ में अगर मैं इस इक्वेशन में वापस रख देती हूँ, x की वैल्यू रख दूँगी, तो क्या मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और अगर इस y की वैल्यू और x की वैल्यू रख देती हूँ तो क्या मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मुझे ऐसे मिल गई। तो अंडर रूट 2/3d और z की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 डिवाइडेड बाय 9√3d, ठीक है। तो वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द डेप्थ पूछा है। तो विड्थ कितनी आई, d डिवाइडेड बाय √3, और डेप्थ कितना आया, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू डी, डी से डी गया तो अपने पास √3 से √3 गया, तो 1/√2 अपने पास आंसर आ गया। तो अपने पास आंसर की वैल्यू क्या हुई, 1/√2। तो अपना आंसर बी हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Of the several prismatic beam of the equal length, the strongest in the flexure is the one having the maximum। तो इसका आंसर क्या हुआ अपने पास, हैविंग द मैक्सिमम सेक्शन मॉड्यूलस है। सेक्शन मॉड्यूलस के लिए कभी कभार थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए कि अपने पास जो सेक्शन मॉड्यूलस होता है ना, वो हॉलो के लिए सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आई सेक्शन के लिए, उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, उसके बाद स्क्वायर के लिए एंड देन उसके बाद सर्कल के लिए। कभी कभार वो ऐसे पूछता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग क्या होगा, तो वो अपने पास आई सेक्शन होता है। एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर द शेयर क्या होगा, तो वो अपने पास सर्कुलर सेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Of the two prismatic beam of the same material length and the flexure strength, one is circular and the other is square in the cross section. The ratio of the weights of the circular and the square beam is, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सर्कुलर बीम है और एक स्क्वायर बीम है। तो अपने पास सर्कुलर बीम जो हुई उसका डायमीटर d हो गया, उसका वेट W1 हो गया, और जो स्क्वायर बीम है उसका जो साइड्स हो गई वो a हो गया, उसका वेट W हो गया। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो अपने पास हुआ क्या, इसको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब W1 इंटू गामा एस, ठीक है, इंटू सर्कल के लिए बात करेंगे तो अपने पास π/4d का स्क्वायर इंटू एल, और W2 इंटू गामा एस इंटू ए स्क्वायर इंटू एल हो गया। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब सिंस उसने क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि उन दोनों सेक्शन का क्या सेम मटेरियल है और सेम लेंथ है, तो इस हिसाब से उनका गामा सेम हुआ, उनका गामा सेम हुआ तो गामा कट गया, उनका लेंथ सेम है तो उनका लेंथ भी कट गया। जब मैं अपने पास W1 और W2 का रेशियो लूँगी तो वो कितना आएगा अपने पास, π/4d स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो आ गई। अब उसने एक तीसरी चीज़ और बोली है, क्या बोली है, उसने बोला है कि उनके पास फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी सेम है। तो उसके लिए अपने पास क्या हुआ, दे हैव द सेम फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, दैट मीन्स दे हैव द सेम सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है। और सेक्शन मॉड्यूलस सर्कुलर का कितना हो गया अपने पास, π/32d का क्यूब इज इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर का निकालेंगे तो अपने पास a का क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो क्या होगा, d का क्यूब डिवाइडेड बाय a का क्यूब इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 6π, ठीक है। तो अपने पास d बाय a का रेशियो हो गया 32 डिवाइडेड बाय 6π की पावर 1/3। अब मैं इस चीज़ को अगर मैं इस इक्वेशन में रखती हूँ तो मेरे पास W1 और W2 की इक्वेशन आ जाएगी। वो क्या हुई, π/4 32 6π डिवाइड की पावर 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल वैल्यू को तो वो अपने पास आएगा 1.118। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
A fetch beam consisting of a wooden joist 150 mm wide and 300 mm deep, strengthened by the steel plates 10 mm thick and 300 mm wide depth, one on either side of the joist. If the modulus of the elasticity of the steel is 20 times than that of the wood, then the width of the equivalent wooden section will be. पहली बात तो ये ध्यान रखें कि उसने बोला है कि सेक्शन किस में कन्वर्ट हुआ है, वुडन सेक्शन में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, तो अपने पास उसने क्या बोला है, एक फेच बीम है. फेच बीम क्या होती है, अपने पास जब दो मटेरियल को मिलाकर एक कंपोजिट सेक्शन बनाया जाता है तो उसको फेच बीम बोलते हैं. तो इधर दो मटेरियल कौन कौन से, एक तो स्टील प्लेट है और एक वुडन जॉइस्ट है. ठीक है, तो इन दोनों को मिलाया है. अब जॉइस्ट के वुडन जॉइस्ट के डायमेंशन दे रखे हैं 150 इंटू 300 mm. तो मैंने ये बना दिया, क्या बना दिया मैंने, 150 इंटू 300 mm. उसने बोला स्टील प्लेट है ऑन द आइदर साइड, तो आइदर साइड लगा दी, जिसकी थिकनेस क्या हो गई 10 mm और उसकी डेप्थ क्या हो गई 300 mm. ठीक है, अब अपने पास इस पूरे सेक्शन को वुडन में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स ये जो स्टील की वृत्त है इसको ऐसी वृत्त बनानी है कि वो वुडन की वृत्त के बराबर हो जाए. तो उसके लिए क्या किया अपन ने, जो स्टील की वृत्त है मतलब 10 mm इंटू ई एस डिवाइडेड बाई ई डब्ल्यू. ठीक है, तो ई एस बाई ई डब्ल्यू का रेशियो अपन को 20 दे रखा इंटू 10, तो अपने पास क्या हुआ बी एस मतलब विड्थ ऑफ द स्टील इन द वुडन सेक्शन, वो अपने पास 200 mm आ गई. कौन सी, सिर्फ एक साइड की. तो अगर दोनों साइड की लेंगे तो कितनी आएगी अपने पास 200 प्लस 200 और 150 तो ऑलरेडी वुडन की है, तो अपने पास टोटल विड्थ कितनी आ गई 550. तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर डी हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर सेक्शन इज. ये हमें ऑलरेडी पता होता है. क्या पता होता है, जैसे कि एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, तो उसका जो शियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस शेप का बनेगा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 4/3 इंटू टाउ एवरेज. तो ये अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर बी हुआ. Moving on to the next question, a beam of a rectangular cross section is 100 mm wide and 200 mm deep. If the section is subjected to the shear force of 20 kN, then the maximum shear stress in the section is. ठीक है, तो इसमें अपने पास मैं थोड़ा डायग्राम से बता देती हूँ कि एक रेक्टेंगुलर बीम बता रखी है जिसकी विड्थ अपने पास 100 mm है, जिसकी डेप्थ अपने पास 200 mm है. इस सेक्शन पे अपने पास 20 kN का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. अब सिंस हमें को पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कितनी होती है 1.5 इंटू टाउ एवरेज, तो वही चीज़ अपन को करनी है. ठीक है, 1.5 इंटू टाउ एवरेज. अब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो गया, तो फोर्स अपन ने ये लिख दिया 20, वो किलो न्यूटन में दे रखा है तो मैंने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 10⁻³ कर दिया. ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 200 इंटू 300, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1.5 Nm². तो अपने पास आंसर क्या हुआ, अपना आंसर डी हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेस इन अ टिम्बर जॉइस्ट ऑफ अ फेच्ड बीम शोन इन अ फिगर इज 7 Nm², then the maximum stress reached in the steel is. ठीक है, ये भी एक फेच्ड बीम है. ठीक है, अब अपने पास क्या हुआ कि हमको पूछा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना अगर होगा. जब अपन इस पॉइंट को देखें तो एक कंपोजिट सेक्शन बना हुआ है. दैट मीन्स कि जितना भी स्ट्रेन टिम्बर में आएगा उतना ही स्ट्रेन स्टील में आएगा. अब अपन को एक और रिलेशन पता है, क्या पता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई होता है. ई क्या है, स्ट्रेन, और ई क्या है अपने पास, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, क्या लिख दूँ, स्ट्रेन इन द टेंशन मतलब टिम्बर इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन द स्टील. तो अगर मैं इन स्ट्रेन उस फॉर्मूले से अपन को सिग्मा डिवाइडेड बाय ई और सिग्मा अपन ई लिख दिया. अब अपने को स्ट्रेस इन द टिम्बर कितना दे रखा है 7 Nm² इंटू ई एस डिवाइडेड बाई ई टू इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन द स्टील आ गया. अब अपन को ये रेशियो भी कितना दे रखा है 10 दे रखा है 7, तो अपने पास सिग्मा स्ट्रेस आ गया. सिग्मा स्ट्रेस इन द स्टील इज इक्वल्स टू 7 Nm². तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर बी हुआ. तो हमने आज ये 20 क्वेश्चन सॉल्व किए. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.